हरे कृष्णा बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बिना फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना इम्पॉसिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको कवर करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मोल होता क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास पढ़ने के लिए हमें यूनिफाइड एटॉमिक मास का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मास। इसके बाद एटॉमिक मास, कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। ये चीजें हमें आनी चाहिए, और जब ये चीजें आएंगी तभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट, और फिर हम लोग देखेंगे स्टोइकियोमेट्री, जो कि बड़ा ही कंफ्यूजन लगता है कई बच्चों को, है ना। सो इस वीडियो देखने के बाद आपका एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल लगने लगेगा टॉपिक। यस, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मोल क्या होता है, मोल की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, आपको पता है 7 मेजर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उसमें से एक अपना होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मोल। तो मोल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में डील करते हैं तो बहुत बड़े बड़े नंबर से डील करते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो हमें एक बड़े नंबर की जरूरत पड़ती है। तो मोल एक नंबर होता है ना, जैसे तो, और वो नंबर क्या है, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट। तो नंबर, जैसे अगर हम बात करें एक डजन की, तो डजन में कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डजन 12 को, करेक्ट। एक स्कोर जो होता है, स्कोर 20 को रिप्रेजेंट करता है। 1 ग्रॉस होता है 144 को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से एक मोल होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं 1 डजन बनाना, तो कितने बनानास की बात हो रही है, 12 बनानास की बात हो रही है, करेक्ट। उसी तरीके से अगर हमने लिख दिया 1 मोल बनानास, तो 1 मोल बनानास मतलब कितने बनानास, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बनानास, इस तरीके से। तो पहले देख लेते हैं भाई ये नंबर आया कहां से। इस नंबर को हम एवोगाद्रोस नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हम न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ने के लिए नंबर से भी डील करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग देख लेंगे कि ये नंबर आया कहां से, है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब हम कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। तो अभी हमें एक चीज क्लियर है कि मोल क्या है, बस एक नंबर है। अब वो नंबर है किसके इक्वल, उसको एवोगाद्रो नंबर कहते हैं, और वो नंबर किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वो नंबर आया कहां से। तो मोल जब आप देखोगे तो मोल को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ atoms in 12 gram of C12 आइसोटोप, ठीक है। C12 में कार्बन का 12 वाला आइसोटोप लिया है, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, वो वाला कार्बन हमने लिया है, और उसके 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं वही 1 मोल के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एटम जो होता है, मास ऑफ 1 C12 एटम, उसकी वैल्यू होती है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 होती है, ठीक है, 23 ग्राम। तो अभी हम लोग को कितने 12 ग्राम कार्बन में देखने के कितने एटम आते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिटरी मेथड सबसे सिंपल
1.99 × 10⁻23 ग्राम कार्बन में कितने एटम? एक एटम। तो 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम? 1/1.99 × 10⁻23 एटम। हमें किसमें ढूंढना है? 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए कितने एटम होते हैं? जितने एटम 12 ग्राम में आते हैं। तो 1 ग्राम में इतने एटम हो गए, क्योंकि इतने ग्राम में एक एटम था, तो 1 ग्राम में इतने एटम हो जाएंगे कार्बन के, करेक्ट? तो 12 ग्राम कार्बन में C12 आइसोटोप में कितने एटम आएंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻23। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है किसका इक्वल? 6.022 × 10⁻23 एटम्स, और यही बन जाता है मोल। तो हमने डिस्कस किया था कि मोल क्या है? एक नंबर, और वो नंबर किसके इक्वल होता है? 6.022 × 10⁻23, और उसी को अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो वो नंबर ऐसे आता है। मोल का डेफिनेशन ही कहता है नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, करेक्ट? तो अभी ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को कि 1 मोल का नंबर, जिसको अवोगाड्रो नंबर कहते हैं, 6.022 × 10⁻23, वो कहां से आता है, करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं हम। तो एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास, जैसे किसी ने हमें पूछा, एटॉमिक मास नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है? मास ऑफ वन एटम, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे किसी ने पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज द मास ऑफ वन सोडियम एटम, है ना? पूछा कि एक सोडियम एटम का मास कितना है, तो कैसे बताएंगे? आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है ना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि प्रेजेंट है सोडियम के अंदर, इसका डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा? 11 के। तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है। जो मास नंबर होता है वो न्यूक्लियस का काम देता है। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 23 - 11, तो कितने हो गए? 12, राइट? क्योंकि सोडियम हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो क्योंकि सोडियम हमारा न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? याद रखना है। एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो इससे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ढूंढ सकते हो, है ना? और अगर एटम हमारा न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्योंकि ये हमारा एटम न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11। तो अभी हमें क्या निकालना है? सोडियम एटम का मास। तो जो जो चीजें सोडियम एटम के अंदर है, अगर हमने सबका मास जोड़ दिया तो हमें मास ऑफ सोडियम एटम मिल जाएगा। तो अब पहले हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, करेक्ट? उससे पहले हमें एक यूनिट डिफाइन करनी होगी, जिसको कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास, 1U। यूनिफाइड एटॉमिक मास, इसको डिफाइन करते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1C12 आइसोटोप एटम। 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का मास कितना था अपना? 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैल्यू हो जाएगी 1.67 × 10⁻⁻27 केजी। तो 1U जो होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये भी एक मास का यूनिट है। और 1U किसके इक्वल होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 केजी के। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1U इज इक्वल होता है 1.67 × 10⁻⁻27 केजी। देखेंगे अभी हम इसका कैसे यूज करते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी होता है हमारा न्यूट्रॉन, उससे हल्का होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1.673 × 10⁻⁻27 केजी। देख, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, अगर अच्छा, तो ये आप देख सकते हो कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1U। इसके अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 1U के इक्वल आएगा, क्योंकि 1U भी इसी के इक्वल है ना? अगर न्यूट्रॉन का मास बात करें हम, 1.675 × 10⁻⁻27 केजी होता है। सो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गई? 1U के इक्वल आ गई। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻⁻31 केजी।
तो इसको अगर हम यू में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 0.000549 यू। तो आप देख सकते हो क्योंकि ये 10 का -27 10 का -27 है इन दोनों में, इसमें क्या है 10 का -31, तो इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। इसीलिए यू के टर्म्स में जब हम इसका मास निकाल रहे हैं तो बहुत ही कम आ रहा है ना, यू में अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो। करेक्ट। तो अगर हमें अब सोडियम एटम का मास निकालना है तो कैसे करेंगे, मास ऑफ 1 सोडियम एटम अगर हम निकालेंगे तो प्रोटॉन कितने हैं 11, 11 इंटू 1 यू कर देते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 1 यू के। न्यूट्रॉन की बात करें 12 है तो 12 इंटू 1 यू प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 11 इंटू 0.000549 यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 23 यू ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 23 यू। तो क्या समझे, जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनको ऐड करके, क्योंकि उन सबका मास 1 यू होता है, हर प्रोटॉन का मास 1 यू, न्यूट्रॉन का भी मास 1 यू, तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ करके आएंगे उतना ही मास हो जाएगा यू के टर्म्स में। करेक्ट। तो किसी ने पूछा सोडियम एटम का मास कितना है, तो यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है 23, तो उसका मास हो जाएगा 23 यू एक सोडियम एटम का। मुझे लगता है ये क्लियर है आपको एकदम। तो एटॉमिक मास समझ में आया, एक एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो आप किसी ने पूछ दिया आपसे कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन 816 ऐसे है, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा 16 यू हो जाएगा। करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। किसी ने पूछा एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना है 14 यू, मास ऑफ 1 एन एटम, नाइट्रोजन एटम का मास है, ये किसका है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसको कहते हैं हम एटॉमिक मास। अब चलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास में। तो हम लोगों ने मोल क्या है वो देख लिया, एटॉमिक मास समझ लिया, एक एटम का मास। तो एटॉमिक मास निकालते वक्त क्या लगाना है हमें, यू लगाना है, ग्राम नहीं लगाना है ना। किसी ने पूछा ऑक्सीजन के एक एटम का मास है तो 16 ग्राम नहीं बोलना है, क्या बोलना है 16 यू बोलना है। अब यू क्या है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, 1 यू इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻27 kg। अच्छा चलो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। नाम ही बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो किसी ने पूछ दिया H2O का एक मॉलिक्यूल किस किस से मिलके बना है, तो 2 H एटम और 1 वो एटम से मिलके बना हुआ है। तो अगर हमें H2O के मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो क्या करेंगे, एटम का जो एटम उसके अंदर है उनका मास जोड़ देंगे, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। एक H एटम का मास क्या होगा बताओ, क्या होगा एक H एटम का मास, 1 1 है यहाँ पर, मास नंबर की जगह 1 लिखा हुआ है, तो एक H एटम का मास क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा 16 यू हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं 2 × 1 यू प्लस 1 × 16 यू 18 यू। तो किसी ने पूछ दिया H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो कितना बताएंगे 18 यू बताएंगे। किसी ने बोला CH4 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना बताएंगे। कार्बन का मास क्या होता है 12 वाला आइसोटोप अगर लेंगे 12 भी हो जाएगा है ना, और हाइड्रोजन का तो 1 है ही, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे 12U × 1 प्लस 4 × 1, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 यू आ जाएगा। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। सो फोर्थ टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम उन एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं है ना। सो बेस्ट एग्जांपल है हमारा क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात करें 17, 35,
राइट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 वाला आइसोटोप है। दूसरे आइसोटोप की बात करेंगे 37। इसका नेचुरल अबंडेंस क्या होता है? अगर हम नेचर में क्लोरीन ढूंढने जाएंगे 100 क्लोरीन के एटम मिले, ऐसे क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम एटम की बात करें या क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात कर लें, तो मॉलिक्यूल अगर 100 मॉलिक्यूल मिले तो उसमें से 75% जो एटम्स आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे? ये 35 वाले होंगे। उनमें जो एटम, उन मॉलिक्यूल्स में जो एटम प्रेजेंट होगा 35 वाले होंगे, 75%। और 25% कौन से वाले होंगे? 37 वाले होंगे। तो ये नेचर में क्लोरीन इस प्रोपोर्शन में ही मिलता है, 75% ये वाला क्लोरीन और 25% ये वाला क्लोरीन। ठीक है। अच्छा, इनका एटॉमिक मास क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास अगर लिखा जाए तो क्लोरीन जो 35 वाला है ना, उसका एटॉमिक मास क्या लिखेंगे हम? 35U लिख देंगे। ये वाला जो क्लोरीन है उसका क्या लिखेंगे? 37U लिख देंगे। करेक्ट। तो अभी हमसे कोई पूछेगा भाई कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, तो ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ क्लोरीन 35U वाले हैं, कुछ क्लोरीन 37 वाले U हैं, है ना, 37U वाले हैं। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, है ना। अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले वाला आइसोटोप का मास कितना है? एटॉमिक मास 35U, तो 35 इंटू 75 उसका परसेंटेज प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 35.5U। तो 35.5U इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसीलिए आप देखोगे कि जब क्लोरीन लिखा रहता है ऐसे, तो क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? 35.5 करके लिखा रहेगा। तो जो 35.5 होता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो कभी भी हम कैलकुलेशंस के लिए क्लोरीन एटम के मास का यूज करेंगे तो हम एवरेज एटॉमिक मास का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर मान लो कोई एलिमेंट है जिसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, और अलग अलग परसेंटेज में वो अवेलेबल होंगे, सब मिला के 100% हो जाएगा, तो उसका हम लोग कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे? तो उसका एवरेज एटॉमिक मास हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास AM1, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस, फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस, प्लस सेकेंड वाला जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस, और ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ nth आइसोटोप इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सारा परसेंटेज जोड़ के तो 100 ही आने वाला है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये लॉजिकली भी याद रहेगा, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली याद करना है फॉर्मूले को, रटना नहीं है कभी। राइट। नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा फॉर्मूला मास का। इसमें हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लास्ट में। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट्स बस देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला मास। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है ये मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में डिफरेंस क्या होता है। देखते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अगर हम बात करें NaCl की, NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता, NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है। NaCl जो लिखा हुआ है फॉर्मूला है। कैसे? NaCl का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका असली स्ट्रक्चर एकदम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम लोग 12th क्लास सॉलिड स्टेट्स में पढ़ते हैं। अभी मैं इसको 2D में बना देता हूँ, 3D में बनाने में बहुत टाइम जाएगा। तो ये अभी मैंने 2D में बनाया है। एक्चुअली इसके एक के ऊपर एक ऐसा ही लेयर लगाते चले जाएंगे। तो इसमें देखेंगे एक Na+, यहाँ 4 Cl- दिख रहे हैं, एक Cl- इसके ऊपर रहेगा, एक पीछे रहेगा, तो 6 Cl- से घिरा रहता है। वैसे हर Cl- भी 6 Na+ से घिरा रहेगा 3D स्ट्रक्चर में। यहाँ पे आपको 4 दिख रहे होंगे, एक Cl- को 4 Na+ में घेर के रखा हुआ है, एक Na+ Cl- के ऊपर है और एक पीछे है, इस तरीके से। तो ऐसा इसका आयनिक स्ट्रक्चर होता है, सब इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि एक NaCl अलग घूम रहा है, दूसरा NaCl अलग घूम रहा है, ऐसा नहीं है, सब इंटरडिपेंडेंट है और एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। तो अगर हम इसका भी फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे?
अगर हमने इतना वॉल्यूम घेर लिया, क्रिस्टल बहुत बड़ा है, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लिया हमने, उसका तोड़ करके एक सेक्शन निकाल लिया क्रिस्टल का, तो इसमें अगर हमें Na+100 मिलेंगे तो Cl- भी कितने मिलेंगे, वो भी 100 मिलेंगे। तो Na+Cl- का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अगर Na+ हमने जितना घेरा है क्रिस्टल को, है ना, जितना टुकड़ा लिया है उसमें 50 Na+ मिल रहा है तो 50 से Cl- लगेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो 1:1 के रेशियो में है। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। इसीलिए इसके हम लोग मॉलिक्यूल नहीं कहते NaCl को, इसको क्या कहते हैं हम, फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है NaCl से फॉर्मूला चल रहा है ना, ओवरऑल फॉर्मूला। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे H2O है, पानी है, तो एक H2O ऐसे O से H कनेक्टेड रहते हैं दो, तो ये एक H2O इंडिपेंडेंट है, ये दूसरा H2O इंडिपेंडेंट है, ये दोनों अलग हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी H2O रहेगा, ये भी H2O रहेगा। लेकिन NaCl में ऐसा नहीं होगा, जैसे B से आप एक Na+ को हटा दोगे सारे इधर उधर हो जाएंगे, है ना। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। मास निकालने का तरीका सिंपल है, मास अगर आपको, तो फॉर्मूला यूनिट का क्या होता है, फॉर्मूला मास कहलाता है। मास हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी ने पूछा कि NaCl का फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक फॉर्मूला है, तो कैसे निकालेंगे। अब NaCl में आप देखोगे Na+ है और Cl- है। अब Na का अगर मैं बोलूं 1 एटम मास ऑफ 1 सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का मास कितना है 23 U। अगर हम, तो सोडियम एटम के अंदर हमने देखा था 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन, करेक्ट। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, Na+ इलेक्ट्रॉन। इसके एक एटम का मास कितना है, एक एटम की बात कर रहे हैं 23 U। इस Na+ के एक आयन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। हमने देखा था जब हम एटम का मास निकालते हैं तो पूरे एटम का मास सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चलते ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो अगर Na का मास 23 U है एक एटम का, तो Na+ का भी मास अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 23 U ही होगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से मास में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम एटम का ही मास ले लेते हैं। तो Na+ का मास कितना होगा, NaCl का एक फॉर्मूला यूनिट है अपने पास, इसका मास होगा 23 U। क्लोरीन का अभी हमने देखा एवरेज एटॉमिक मास पकड़ेंगे, राइट। तो Cl, इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है 35.5 U। Cl- बन गया तो इसका भी क्या होगा 35.5 U होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसमें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो 35.5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 58.5 हो जाएगी। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला मास। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने, हम लोग को अगर मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें मोलर मास का कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या होता है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। इसमें भी हैं क्वेश्चंस, पहले मोलर मास समझते हैं कि होता क्या है। मोलर मास नाम ही बता रहा है, क्या बता रहा है, मास ऑफ 1 मोल। एक मोल के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। जैसे किसी ने बोला मास ऑफ 1 सोडियम एटम, क्या है मास सोडियम के एटम का, सिंबल ऐसा, व्हाट इज द मास 23 U, अप्रोक्सीमेटली 23 U। अब किसी ने बोला मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम, तो कैसे निकालेंगे, कैसे, मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज 23 U। तो मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम कितना होगा, कैसे निकालेंगे, है ना। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कितने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने पार्टिकल 6.022 × 10⁻23। तो हमसे अगर पूछ रहा है कि एक मोल सोडियम एटम का मास कितना है, तो मतलब क्या है, कितने एटम का मास पूछ रहा है 6.022 × 10⁻23। तो क्या करेंगे भाई, एक एटम का मास 23 U है, तो इतने एटम का पूछा है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे 23 × 6.022 × 10⁻23 U, ऐसे लिख सकते हैं। एक एटम का मास 23 U, तो इतने एटम्स का मास, एक मोल में इतने एटम होते हैं, इतने एटम का मास इतना हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 23 × 6.022 × 10⁻23 इसको 1 U ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 1 U की वैल्यू क्या होती है,
1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होती है। केजी में जाएंगे तो 10 पावर -27 हो जाएगा। 1 की वैल्यू ग्राम में पुट कर देते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इतना आ जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 23 इंटू 6.022 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो 6.022 मल्टीप्लाई होगा 1.67 से, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 आती है, ठीक है। और 10 टू द पावर 23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर -24 से, तो 10 पावर -1 आएगा। अब 10 इंटू 10 पावर -1 क्या हो जाएगा? 1। तो वैल्यू क्या आ गई? 23 ग्राम आ गई, करेक्ट। तो क्या हुआ? एक एटम का मास 23 यू है, एक मोल सोडियम एटम का मास क्या है? बस यू हटा के क्या लगा देना? ग्राम लगा देना। कुछ क्लिक हुआ? यस। एक एटम का मास पूछे तो यू में लिखो, एक मोल का पूछे तो यू हटा के बस क्या लगा देना? ग्राम लगा देना है। ये कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये हमने समझा ताकि लॉजिक हमें पता रहे। हमें अगर पूछेगा तो डायरेक्ट यू हटा के ग्राम लगा देंगे, राइट। तो एक सोडियम एटम का मास 23 यू है और एक मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम है ना। और ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब देखो, अगर हमसे अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, मास ऑफ 1C12 एटम कितना होगा? मास, एक एटम का मास पूछ रहा, 12 हो जाएगा। हमसे पूछ दिया मास ऑफ 1 मोल C12 एटम, क्या लिखेंगे? एक मोल का पूछ दिया, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का। तो ये सारा कैलकुलेशन क्या ना, यू हटा के बस क्या लगा देना है? ग्राम लगा देना है। तो कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा, है ना। वेरी सिंपल। किसी ने पूछा मास ऑफ 2 मोल C12 एटम कितना मास हो जाएगा? एक मोल C12 आइसोटोप एटम का मास कितना है? 12 ग्राम है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 24 ग्राम हो जाएगा। 3 मोल का बोल दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से चीजें चलती चली जाएंगी। तो इसी को कहते हैं मोलर मास। सो किसी ने पूछा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन 12 वाला आइसोटोप? तो हम क्या आंसर करेंगे? मोलर मास इज 12 ग्राम। एक मोल का मास क्या होता है? 12 ग्राम होता है। वेरी सिंपल, करेक्ट। ओके। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। यहीं वो पूछ देता कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो कितना होता? 16 यू हो जाता। एक मोल का पूछ दिया इसलिए 16 ग्राम हो गया। तो अब एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा। एटॉमिक मास जब बोलता है तो एक एटम की बात चलती है, मोलर मास उसी एटम का पूछता है तो एक मोल एटम की बात चलती है। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। मोलर मास, ओके। अब देखते हैं, मोलर मास किसी का भी निकल सकता है, एक मोल का, है ना। एक मोल किसी चीज का भी निकल सकता है। तो हमने अभी एक मोल एटम की बात की। तो अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के मोलर मास की, तो किसी ने पूछ दिया व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH4। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH4? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, इससे मोलर मास से पहले अगर किसी ने पूछा होता व्हाट इज द मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल, क्योंकि CH4 एक मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। व्हाट इज द मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल? कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास कार्बन का क्या हो जाएगा? 12U। एक एटम कार्बन के और 4 एटम हाइड्रोजन के से एक मॉलिक्यूल बनाना, सो 1U इंटू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16U। तो एक CH4 मॉलिक्यूल का मास 16U है। लेकिन अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द
मोलर मास ऑफ 1 CH4 मॉलिक्यूल, तब कितना हो जाएगा? 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल, 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? 1 मोल कार्बन प्लस 4 मोल हाइड्रोजन। 1 मॉलिक्यूल CH4 का मिलके बना है 1 एटम कार्बन और 4 एटम हाइड्रोजन के। 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल मिलके बना है 1 मोल कार्बन और 4 मोल H एटम से। तो अगर हम मास निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोल CH4 कैसे निकालेंगे? 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। 1 कार्बन के एटम का मास है 12 U। 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना है? 12 ग्राम प्लस 4 इंटू 1 ग्राम, दिस विल बी 16 ग्राम। तो क्या हम समझे? 1 मॉलिक्यूल का मास 16 U था, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो गया 16 ग्राम हो गया। वेरी सिंपल, राइट? तो इस तरीके से हमने मोलर मास निकाल दिया। ये मोलर मास किसका है? CH4 के मॉलिक्यूल का है। तो मोलर मास किसी का भी निकल सकता है, एटम का भी निकल सकता है, मॉलिक्यूल का भी निकल सकता है। अच्छा, अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। वो फॉर्मूला या तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल अगर हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन, गिवन मास को ग्राम में लेना है, अपॉन मोलर मास। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी के, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O oxygen atom is present in 64 gram of ऑक्सीजन। क्या पूछ रहा है? हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है और बोल रहा है कितने मोल उसमें ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड से करके बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है? गिवन मास, कितना मास दिया ऑक्सीजन का? 64 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, मोलर मास का जो यूनिट होता है, मोलर मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल, क्योंकि उतना ग्राम मास होता है 1 मोल का, इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपॉन मोलर मास। किसका मोलर मास लिखेंगे? किसके मोल्स निकालने हैं? ऑक्सीजन एटम के निकालने हैं, ऑक्सीजन एटम का निकालना है। तो मोलर मास भी किसका पुट होगा? ऑक्सीजन एटम का मोलर मास पुट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मॉलिक्यूल का मोलर मास पुट करें कि एटम का मोलर मास पुट करें। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा गया है मोल्स निकालो किसके? ऑक्सीजन एटम के। तो मोलर मास भी किसका पुट करना है? ऑक्सीजन एटम का पुट करना है। तो ऑक्सीजन के एटम का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, अब आपको समझ में आ गया होगा। मोलर मास क्या होता है ऑक्सीजन एटम का? एक एटम का मास कितना? एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16 U। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16 ग्राम। करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 16 ग्राम पर मोल। तो 16 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मोल्स आ जाएंगे। 4 मोल वो एटम प्रेजेंट है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा मॉडिफाई कर देते और हमसे पूछा होता कि कितने मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है O2, क्वेश्चन पूछा होता हाउ मेनी molecules of oxygen are present in 64 gram of oxygen। क्या पूछ दिया होता? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी मॉलिक्यूल नहीं निकालते, मोल्स निकालते हैं पहले। हाउ मेनी
moles of how many moles of molecules of oxygen are present in 64 ग्राम of oxygen। तो कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकलता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके निकले? O के निकले। तो O2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन यहाँ मोलर मास अभी किसका पुट करना है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास ढूंढने ना, तो मोलर मास भी मॉलिक्यूल का आएगा। O2 का मोलर मास क्या होगा? 16 × 2 32 ग्राम। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 32 ग्राम पर मोल। तो कितने मोल आएंगे? 2 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऐसे करके आ जाएगा। 2 मोल O2 मॉलिक्यूल, 2 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे वर्कआउट करते हैं? तो हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा इसमें। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, है ना। जैसे हमको क्या दिया था? 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया था, 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया था। 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम, करेक्ट। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल O एटम, करेक्ट। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल O एटम? 1/16 मोल O एटम। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल? 64 इंटू कर देंगे, 4 मोल O एटम। इस तरीके से देखो, तो वही आंसर आया। मॉलिक्यूल का निकालेंगे भी तो वैसे ही आंसर आएगा। दिस इज क्लियर? ये सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये होता क्या है ग्राम एटॉमिक मास? कुछ नहीं होता ग्राम एटॉमिक मास, बड़ा सिंपल है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है, देखो यहाँ पे एटॉमिक बोला ना, तो एटम की बात चल रही है। बड़ा सिंपल है, आपको एटॉमिक बोला तो एटम पकड़ लेना। मास ऑफ 1 मोल एटम, ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 मोल एटम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? 1 मोल सोडियम एटम, तो कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। पूछ दिया अगर व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या पूछ रहा है? मास ऑफ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल की बात चल रही है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो मॉलिक्यूल की बात चल रही है। तो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल का क्या मास हो जाएगा? 32 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास समझ में आ गया, इसको याद रखना है बस, बहुत सिंपल है। ग्राम एटॉमिक मास मास ऑफ 1 मोल एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अभी समझ में आ गया होगा सबको। ओके, सो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे मान लो अपने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स in each of the following।
पहला क्वेश्चन दिया है जैसे 0.5 मोल ऑफ एन एटम, 2 moles of oxygen molecule, थर्ड दिया हुआ है 32 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, तो इन तीनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो हर केस में। तो पहला तो बहुत सिंपल है, पहला क्या बोल रहा है 0.5 मोल दिए हुए हैं एन एटम, उसमें अपने को कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो फाइंड करना है। तो ये मोल में दिया हुआ है, हमें एग्जैक्ट काउंट में पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। तो हमें किस में निकालना है 0.5 मोल में। तो 0.5 मोल ऑफ एन एटम में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स, इस तरीके से आ जाएगा। सेकेंड, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा, तो मॉलिक्यूल है हमारे पास। अच्छा बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायटोमिक है, ऑक्सीजन है डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ O, राइट। तो अगर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 1 मोल ऑफ O2 विल कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ O एटम, 2 मोल्स ऑफ O एटम, इतना होगा। तो हमसे क्या पूछा है 2 मोल ऑक्सीजन में बताना है आपने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे O2 के फॉर्म में है ना, मॉलिक्यूल बोल दिया मतलब O2 की बात चल रही है। 2 मोल O2 के मॉलिक्यूल है हमारे पास। सो 2 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल will give us how many atoms, 4 moles of O atom। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर को हम जो 6.022 है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na से। तो कितना काउंट हो गया 4 Na एटम्स ऑफ O, क्योंकि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे 4 Na, करेक्ट। थर्ड देखते हैं 32 ग्राम ऑफ CH4, 32 ग्राम ऑफ CH4। तो इन दोनों में कैसा था, अपने को मोल के टर्म्स में काउंट दिया था, हमने एग्जैक्ट नंबर में लेके आ गए। अब ये थर्ड पार्ट में कैसा है, मास दिया हुआ है, तो मास से कैसे निकालेंगे हम। कभी भी आपको, ये तो सिंपल है ना, एटम था तो डायरेक्ट एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल था तो पहले मोल्स ऑफ एटम निकाले और फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। थर्ड वाला कैसा है, मास दिया हुआ। अब मास से हम लोग कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं या मॉलिक्यूल्स बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमें CH4 क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल। तो पहले हम मॉलिक्यूल निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकाल देंगे, ठीक है। तो ये मास दिया रहे तब कैसे डील करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम ऑफ CH4 है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो 32 ग्राम ऑफ CH4 एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में। तो यहाँ पे CH4 पहले तो ये देखना है कि एटम है कि मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे, अभी मॉलिक्यूल के निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, ये CH4 मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, व्हाट इज द मास गिवन, 32 ग्राम में होना चाहिए, 32
ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या है CH4 का, कैसे निकालेंगे? मोलर मास मतलब एक मोल का मास, तो एक मोल का मास क्या होगा? कार्बन, एक मोल CH4 में एक मोल कार्बन है, 4 मोल हाइड्रोजन है, तो एक मोल कार्बन का मास क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। हाइड्रोजन 4 मोल हो गया, तो 4 इंटू 1 4 ग्राम, ये हो गया 16 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास इसका CH4 का। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 16 ग्राम पर मोल, तो कितना आ रहा है? 2 मोल आ गया। तो 32 ग्राम CH4 में हमारे पास कितने मोल CH4 है? 2 मोल CH4 है ना। 32 ग्राम CH4 में हमारे पास 2 मोल CH4 है, तो 2 मोल CH4 है। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? अगर हमसे बोल दिया होता 2 मोल CH4 के मॉलिक्यूल्स निकले, ये क्या निकले? 2 मोल CH4 के मॉलिक्यूल निकले, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल के मोलर मास से डिवाइड किया है, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा होता कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है CH4 के, तो मोल के टर्म्स में 2 मोल हो जाता, राइट। तो अगर एग्जैक्ट नंबर बोलते तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाते हैं? 2 मोल। एग्जैक्ट काउंट में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 2Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो मॉलिक्यूल निकले। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो अभी क्लियर है आपको? 32 ग्राम CH4 दिया हुआ है, हमने सबसे पहले CH4 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, CH4 मॉलिक्यूल के मोल्स निकाले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कैसे आया? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ CH4 मॉलिक्यूल क्या है? 16 ग्राम। डिवाइड किया हमने, 2 मोल आ गया। 32 ग्राम CH4 में 2 मोल CH4 प्रेजेंट है, 2 मोल CH4 प्रेजेंट है, CH4 के मॉलिक्यूल। तो 2 मोल CH4 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर, 2 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स निकले। अगर क्वेश्चन से मॉलिक्यूल पूछ रहा था तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो एटम्स कैसे निकालेंगे? अच्छा, CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? बता सकते हैं? CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 molecule of CH4 कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? एक कार्बन का है, 4 हाइड्रोजन के हैं, 5 एटम, 5 एटम्स, करेक्ट। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल आए हैं CH4 के? 2 मोल मॉलिक्यूल आए थे। एग्जैक्ट काउंट पकड़ेंगे तो 2Na हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 2 times 2Na molecule of CH4 will be equal to what? 5 into 2Na, that is equal to 10 Na atoms. अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों के मिला के एटम्स हैं, तो 10 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स हो जाएंगे। क्लियर है? अब मान लो अगर क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछते थे, क्वेश्चन ऐसे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, देखो पिछले केस में अपने को मोल दिया था, नंबर पूछा था तो हमने निकाला। अब मान लो नंबर दिया और मोल निकालना है, तब कैसे करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O atom is present in 3 minutes 3.011 into 10^22 एटम्स। तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है?
कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3.011 इंटू 10^22। तो हमें निकालना है कि कितने मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, करेक्ट? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें यूनिटरी मेथड फॉलो करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले समझो 1 मोल ओ एटम, मोल और नंबर में रिलेशन पहले निकला है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं और मोल फाइंड करना है, तो उनके बीच का पहले रिलेशन लिखना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उनके बीच का रिलेशन लिखो। तो 1 मोल ओ एटम में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10^23 वो एटम्स, ठीक है? तो हमें निकालना क्या है? मोल और एटम्स दिए हुए हैं, तो इसको लेफ्ट में लो, इसको राइट में लो। 6.022 इंटू 10^23 वो एटम्स में कितने मोल? 1 मोल ओ एटम, करेक्ट? तो अगर बात की जाए 1 ओ एटम में कितने मोल होंगे, कितने मोल हो जाएंगे? 1 क्योंकि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, 1 मोल ओ एटम में इतने एटम होते हैं, अवोगाद्रो नंबर, करेक्ट? तो इतने, इसको बस रिवर्स करके लिख दिया मैंने। तो 1 ओ एटम में कितने मोल ओ एटम होंगे? 1/6.022 इंटू 10^23 मोल वो एटम हो जाएंगे, करेक्ट? तो हमें कितने एटम्स में निकालने हैं मोल्स? 3.011 इंटू 10^22। तो 3.011 इंटू 10^22 वो एटम्स में कितने मोल? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.011 इंटू 10^22 अपॉन 6.022 इंटू 10^23 मोल ऑफ वो एटम हो जाएंगे, राइट? तो इसको सॉल्व करते हैं जरा, क्या आता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 1/2 इंटू ये डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? 1/10, दैट इज 1/20 मोल ऑफ वो एटम आ गया, 1/20 मोल ऑफ वो एटम आ गया। तो ये समझ में आया, ये क्वेश्चन था, आपको नंबर ऑफ एटम दिए हुए और मोल पूछ दिया। पिछला था मोल दिए हुए थे, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा था, या मास दिया था, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा था। तो ये रिवर्स अभी चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी O atoms are present in 2 moles of H3PO4. Okay, this is orthophosphoric acid. इसमें पूछ रहा है कि कितने O एटम प्रेजेंट हैं 2 मोल H3PO4 में, 2 मोल H3PO4 में। अच्छा ये बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 किस किस से मिलकर बना है? 3 एटम्स ऑफ H, एक मॉलिक्यूल H3PO4 का 3 एटम हाइड्रोजन से मिलकर बना है, 1 एटम ऑफ P फॉस्फोरस प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इससे मिलके बना हुआ है। तो अगर हम बोले 1 मोल ऑफ H3PO4 किससे मिलके बना है, तो क्या लिखेंगे? 3 मोल्स ऑफ H एटम प्लस, जब मॉलिक्यूल में बात चल रही है तो एटम ऐसे ऐसे करके आएंगे, है ना? 1 मोल ऑफ H3PO4 मॉलिक्यूल, जब मोल लगा दिया हमने, अभी 1 मोल हो गया H3PO4, तो 1 मोल इंटू 3 मोल H आ जाएगा। 1 मोल ऑफ P एटम्स प्लस 4 मोल्स ऑफ O एटम आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी O एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H3PO4। तो 1 मोल H3PO4 किससे मिलकर बना है? 3 मोल H एटम, 1 मोल P एटम एंड 4 मोल ऑफ O एटम, करेक्ट? तो हम लोग अब हमें बस इसमें और O में रिलेशन देखना है क्वेश्चन के हिसाब से। सो 1 मोल ऑफ H3PO4 contains 4 moles of O atom,
So 2 moles of H3PO4 will contain how many moles of O atom? 8 moles of O atom, करेक्ट। 1 मोल H3PO4 में 4 मोल O हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे? 8 मोल। और एग्जैक्ट नंबर बताना है तो 1 मोल में कितने होता है? अवगाद्रो नंबर 8 Na atoms of O. So this will be our answer. तो ये क्वेश्चन है, कभी मॉलिक्यूल दिया रहे और फिर उसमें पूछ दिया आपसे रिलेशन कि एटम कितने हैं, तब इस तरीके से प्रोसीड करना है। सो अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे देख लेते हैं। तो बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, है ना, जैसे, लेकिन वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। ग्राम एटॉमिक मास, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास होता है इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास को हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, ठीक है। वर्ड थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसलिए देखना। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा रहे 1 ग्राम एटम, है ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम, इस तरीके से, ठीक है। 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल ऑफ एटम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए अच्छे से देखना। जैसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ nitrogen is present in 56 ग्राम, ठीक है। तो जैसे यहां पे बोला क्या, हाउ मेनी ग्राम एटम्स, तो समझ जाना है हाउ मेनी ग्राम एटम की जगह क्या समझ जाना है? मोल्स ऑफ एटम्स। हाउ मेनी ग्राम एटम्स बोला मतलब मोल्स ऑफ एटम की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम अगर अपने को निकालना है, नाइट्रोजन के एटम का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 56 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, राइट। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है? 14 ग्राम पर मोल, है ना। सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 मोल एन एटम। तो हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट? 4 ग्राम एटम्स इज प्रेजेंट, एंड दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बोला कि 4 ग्राम नाइट्रोजन, 4 ग्राम नाइट्रोजन एटम ये एक अलग चीज है, एंड 4 ग्राम एटम्स ये एक अलग चीज है। 4 ग्राम एटम का मतलब क्या है? 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। 4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या है? 4 ग्राम नाइट्रोजन, है ना, इस तरीके से। तो ग्राम एटम साथ में रहेंगे तो उसको मोल समझ लेना। 4 ग्राम एटम्स, 4 मोल मतलब 4 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम बोला मतलब 4 मोल की बात हो रही है, ग्राम एटम साथ में आया था, ठीक है। अगर मान लो अब हम लोग देखें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज when molecular mass is expressed in terms of gram। अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं तब वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने फिर से बताया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ nitrogen is present in 56 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स मींस
मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 56 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 है ना, अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 56 इज मास और अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका लेंगे, मॉलिक्यूल का निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल। तो नाइट्रोजन के एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा, 28 ग्राम पर मोल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 मोल, 2 मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो मोल यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या